गद्दाफी की तरह ही बशर की बरसों पुरानी सत्ता और सीरिया पर बेहद मजबूत पकड़ अचानक कमजोर नजर आने लगी है। अमेरिका की मदद से विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूस और ईरान की मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। अब इराक से हजारों लड़ाकों को सीरिया रवाना किया गया है। कई शहरों और सेना के बेस पर कब्जा कर चुके विद्रोहियों के पास अब हथियार का बहुत बड़ा जखीरा होने के साथ ही फाइटर जेट और रूसी हेलीकॉप्टर्स भी हैं। अलेपो में बशर के महल पर कब्जा करके विद्रोहियों ने दिखा दिया है कि अगले कुछ दिनों में दमिश्क में क्या हो सकता है। ये रूस यूक्रेन की तरह दो देशों की जंग नहीं, ये ईरान इजराइल जैसे देशों की पुरानी अदावत की आग नहीं। सीरिया में सीरिया के लोग ही हथियार उठाकर सत्ता और सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मकसद देश से बशर परिवार की 50 साल पुराने राज को खत्म करना है। यही वजह है कि सीरिया ने दुनिया को लीबिया की याद दिला दी है। बशर अल असद भी गद्दाफी की तरह शक्तिशाली है। 2 दशक से अधिक वक्त से सत्ता में है। लीबिया की तरह ही सीरिया में गृह युद्ध छिड़ चुका है और तख्ता पलट की कोशिश है। धमाकों के बीच ये तस्वीरें तख्ता पलट का ट्रेलर है। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों ने कब्जा जमाने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के महल पर भी कब्जा कर लिया। लीबिया में भी विद्रोही लड़ाकों ने इसी तरह गद्दाफी के आलीशान महल को कब्जे में लिया था। ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि सीरिया में सेना किस हद तक लाचार है कि वो राष्ट्रपति के महल की सुरक्षा तक नहीं कर सकी। 24 घंटे में एचटीएस ने 150 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। अब राजधानी दमिश्क से विद्रोही सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद हामा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एचटीएस के लड़ाके। बशर के तख्ता पलट की तारीख कितनी करीब आ चुकी है वो इन तस्वीरों से भी साबित हो रहा है। सीरिया में विद्रोही न सिर्फ जंग लड़ रहे हैं बल्कि बशर और उनके परिवार से जुड़ी निशानियों को भी खत्म कर रहे हैं। सीरिया में बशर के पिता और भाई की मूर्ति तोड़ी गई। पिता की मूर्ति के सिर से विद्रोहियों ने फुटबॉल खेला। ये तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि लीबिया में गद्दाफी के अंतकाल के दौर में जिस तरह से नफरत का तूफान था, सीरिया में भी लोग 50 साल पुरानी सत्ता से उसी तरह की नफरत करने लगे। एक और समानता लीबिया और सीरिया में गद्दाफी के अंत की पटकथा भी अमेरिका ने लिखी। बशर के तख्ता पलट की कहानी के पीछे भी अमेरिका, इजराइल और यूएस की मदद से ही विद्रोही शक्तिशाली हुए। अमेरिका और इजराइल ने खास तौर से इस वक्त को चुना है क्योंकि ये वक्त सीरिया के लिए बशर से मुक्ति के लिए बहुत मुफीद है। बशर का सबसे बड़ा हिमायती हिजबुल्लाह है। पिछले विद्रोह को बशर ने हिजबुल्लाह की ताकत से ही दबाया। लेकिन अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के हथियार और नेतृत्व दोनों नष्ट हो चुके हैं।
ईरान भी हिजबुल्लाह और हुती को लगातार मदद देकर मजबूत स्थिति में नहीं है। ईरान को इजराइल के हमले का डर भी है। बशर को बचाने वाली तीसरी ताकत है रूस। उसके लिए यूक्रेन जंग बड़ी प्राथमिकता है और रूस चाहकर भी बहुत अधिक सैनिक और हथियार नहीं दे सकता। अमेरिका ने भी अपनी नीति को बदलकर अल-कायदा की मदद की है। यही वजह है कि सीरिया में विद्रोही इतने मजबूत हैं। हालांकि सीरियाई सेना ने कई बड़े दावे किए हैं। तो रूस की वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तरी हामा को कब्जे से बचाने के लिए हामा में सेना का एक सुरक्षा घेरा तैयार किया गया। हामा विद्रोहियों से मुकाबले की तैयारी है। आसमान से इलाके की निगरानी की जा रही है। टैंक, ब्रिगेड और रॉकेट फोर्स को तैनात किया गया है। दावा है कि इदलिब में सीरिया की वायुसेना और रूसी एरोस्पेस फोर्स ने मिलकर हमला किया। इन हमलों में अल नुसरा के हेडक्वार्टर को भस्म कर दिया गया। अल नुसरा के हथियार गोदाम को भी नष्ट किया गया। यह रूस सीरिया का संयुक्त हमला था। हमले में अल नुसरा के लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस और सीरिया की सेना ने इदलिब को खाली कराने का मिशन शुरू किया है। हामा को बचाने के लिए भी इदलिब में हमले जरूरी हैं। विद्रोहियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। सीरिया में रूस की तोचका बैलिस्टिक मिसाइलों से विद्रोहियों पर प्रहार हो रहा है। रूसी मिसाइल से एचटीएस के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हामा में डिफेंस लाइन बना लेने के दावे के बीच विद्रोहियों ने इस वीडियो से दावा किया है कि ड्रोन हमले में हामा के सेना सुरक्षा ब्रांच के चीफ को मार दिया गया है। विद्रोहियों पर पलटवार के लिए इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके तैयार हैं। ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सीरिया की सेना की मदद कर रहा है। ईरान ने आईआरजीसी क्विक रिस्पांस के चीफ को सीरिया भेजा है। जनरल सैयद जावेद गफ्फारी सीरिया में ईरान के सलाहकार थे। सैयद गफ्फारी सीरिया में आईआरजीसी को कमांड करेंगे। सीरिया के आर्मी चीफ भी अब मोर्चे पर निकल चुके हैं। जनरल महमूद इब्राहिम ने हामा में अपनी सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सीरिया, रूस और ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बशर की सरकार को बचा लिया जाए, लेकिन विद्रोहियों के हौसले इस बार बुलंद हैं। विद्रोहियों ने अब सीरिया के तेल रिफात पर हमला किया है। अल क्वेरिस एयरबेस पर भी विद्रोहियों का कब्जा है। सेना के हथियार और फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में है। अल क्वेरिस बेस पर हथियार का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। सीरिया की सेना यहां से भाग चुकी है और ये तमाम हथियार अब विद्रोहियों के हाथ लग चुके हैं। यहां इतने हथियार हैं कि विद्रोही कई दिनों तक युद्ध में टिके रह सकते हैं। फाइटर जेट भी अब विद्रोहियों के कब्जे में। अलेप्पो में कब्जे के बाद एचटीएस ने यहां अपना गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर आपको अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे की याद आएगी। इसी तरह से हाथ में असॉल्ट राइफल लिए लड़ाके दफ्तर की कुर्सियों पर बैठे थे। विद्रोहियों के डर से अब सीरियाई सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। अलेप्पो में जान बचाने के लिए 100 से अधिक सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सेना के टैंक भी अब विद्रोहियों के कब्जे में, जिसकी वजह से एचटीएस और शक्तिशाली होता जा रहा है। वीडियो में विद्रोही बशर की सत्ता की तुलना भेड़ियों के राज से कर रहे हैं।
इसीलिए पकड़े गए सैनिकों को ऐसी आवाज निकालने की सजा दी जा रही है। عوي ولاك عوي قول عو نبي عدو عو قول عو ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। आधुनिक उपकरणों से लैस हैं विद्रोही। अलेपो में सेना का संचार बंद किया, अमेरिकी उपकरण होने का अंदेशा। तो मिडिल ईस्ट के एक देश के संघर्ष की आग अब बारूदी ज्वालामुखी का रूप ले रही है और आशंका है कि यह ज्वालामुखी फटने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बारूदी जोन में आने वाले कुछ दिनों में ही अमेरिका और रूस के बीच घमासान छिड़ सकता है। बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह के सहयोगी और दूसरी तरफ उनकी मदद करने वाले देश सीधी जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अगर यह जंग हुई तो फिर इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों? इसे आज बनी बारूदी स्थिति से समझिए। सीरिया बैटल ग्राउंड, महायुद्ध का फर्स्ट राउंड। शुरू विध्वंसक रण, विनाश का सायरन। एक दशक से भी ज्यादा समय से मिडिल ईस्ट का यह देश बारूदी आग में झुलस रहा है। यह बारूदी आग अब भड़कती ज्वाला में बदल रही है और इसकी वजह है अमेरिका और रूस की इस वॉर जोन में डायरेक्ट एंट्री। यह वॉर जोन है सीरिया, जो महायुद्ध के अखाड़े में तब्दील हो रहा है। और इसे महायुद्ध के अखाड़े में तब्दील करने जा रहे हैं रूस और अमेरिका। इसमें रूस की भूमिका सार्वजनिक थी, लेकिन अमेरिका की भूमिका पर संदेह था। पर अब संदेह खुद अमेरिका ने खत्म कर दिया है। विद्रोहियों को बारूदी रिचार्ज देकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सीरिया में जंग शुरू कर दी और अब अमेरिकन फोर्स खुद असद सरकार को मिल रही मदद को विध्वंस करके रोक रही है। यानी वो समय बहुत करीब है जब सीरिया में अमेरिका और रूस की फोर्स आमने सामने होगी, जिसके संकेत विद्रोहियों की तेज हुई कार्रवाई से मिल रहे हैं। रूस से होने वाली हथियार सप्लाई की लाइन विद्रोहियों ने तोड़ दी है। जंग में उतरे विद्रोहियों ने अलेप्पो के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। वहीं इदलिब में मौजूद रूस के सैन्य बेस पर भी कब्जा हो चुका है और कई जगहों पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी विद्रोहियों ने हासिल कर लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों से मिलने वाली मदद को अमेरिका डायरेक्ट रोक रहा है, जिसका प्रमाण है ये वीडियो। इस वीडियो में जो हमले हो रहे हैं वो अमेरिकी वायुसेना कर रही है और जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है वो ईरान समर्थक मिलिशिया है, जो इराक के रास्ते दाखिल हो रहे थे। इनके टारगेट पर तुर्की के भेजे लड़ाके थे, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री हुई अमेरिकी एयरफोर्स ने धमाकों से उन्हें दहला दिया। खबर के अनुसार असद सरकार की मदद के लिए ये ईरानी प्रॉक्सी दमिश्क पहुंचने वाले थे, लेकिन A-10 वॉर्थोग प्लेन ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन रूस इसी बारूदी एक्शन के बाद खुलकर मैदान में उतर आया, जिसके प्रमाण के तौर पर कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यह वीडियो रूस के उस बदले का सबूत है जिसमें अमेरिका से बदला लेने की कोशिश की गई है। रूसी फोर्स ने विध्वंसक जंग का ऐलान कर दिया है। यह वीडियो उत्तरी सीरिया का है, जहां रूस ने पहली बार सीरिया के वॉर जोन में अपने Su-34 फाइटर जेट से हमले किए हैं
और ये हमले एचटीएस को टारगेट बनाकर किए गए हैं, जिसमें उन्हें भारी नुकसान होने की खबर है। इसके अलावा रूस ने अलेप्पो में भी उन विद्रोहियों को टारगेट करके हमले किए जो कब्जे के बाद जश्न मना रहे थे। दावा है कि इनमें तुर्की और इजराइल के प्रॉक्सी शामिल थे। यह वीडियो पूर्वी इदलिब का है, जहां सीरिया और रूस की सेना ने मिलकर विद्रोहियों के काफिले को निशाना बनाया और इस कार्रवाई में बारूदी तबाही का मंजर बन गया। लेकिन रूस की इस घातक कार्रवाई से अमेरिका भी तैश में आ गया और अलेप्पो में ही सीरियाई सेना के काफिले को टारगेट बनाकर बारूद गिराया गया, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। अब प्रश्न यह है कि इस जंग में रूस अमेरिका के आमने सामने आने के बाद महाविनाशक युद्ध शुरू होने की कितनी आशंका है? इस प्रश्न का उत्तर है मौजूदा स्थिति में बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए हो रही कार्रवाई की गति। इस गति को समझने के लिए पहले सीरिया पर कब्जे की स्थिति समझ लीजिए। तो जिस सीरिया में सत्ता और कब्जे की जंग जारी है, जहां अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, उसकी स्थिति क्या है हम आपको ये बताते हैं। इस नक्शे में जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं वो उसके सीरिया सरकार के नियंत्रण में होने का दावा है, जिसमें देरा, दमिश्क, होम्स, हमा और देर अज जोर शामिल है। वही हरे रंग में जो हिस्सा दिख रहा है वो इदलिब और अलेप्पो है, जिस पर इस समय हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। इसके अलावा पीले रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं उनमें मंजिब, रका और कमिशली शामिल है, जहां कुर्द लड़ाकों ने नियंत्रण कर रखा है। और जो आफरीन, ताल अबियाद और रस अल आइन दिख रहे हैं, इस क्षेत्र में तुर्की समर्थित विद्रोहियों का नियंत्रण है। इनके अलावा जो काले स्पॉट आपको दिख रहे हैं वो देर अज जोर, रका और हमा का ही हिस्सा है, जिसमें ISIS काबिज है। इनके अलावा अलेप्पो और हमा प्रांत के कुछ हिस्सों पर असद विरोधी विद्रोही जमे हुए हैं। तो नीचे की तरफ लेबनान सीमा पर नीली रेखा जो दिख रही है आपको, वहां इजराइल मौजूद है। कब्जा और असद सरकार की सुरक्षा वाली ये जंग दरअसल सुपर पावर की जंग का मैदान बन रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद है तो दूसरी तरफ एकजुट हुए विद्रोही संगठन। इसमें बशर के पास सेना है जिन्हें सबसे बड़ी मदद रूस दे रहा है, तो दूसरी तरफ विद्रोहियों को सबसे बड़ी खेप दे रहा है अमेरिका। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सी के सहारे असद की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ तुर्की ने भी अपने प्रॉक्सी जंग में उतार दिए हैं। वहीं इधर हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटे इजराइल ने भी सीरिया में अल-कायदा के साथ असद सरकार के खिलाफ एंट्री की है। यानी संभवतः महाविनाशक युद्ध का केंद्र मिडिल ईस्ट ही बन जाए। अब ऐसा कहना कितना सही है यह भी जान लीजिए। ये रूस के फाइटर प्लेन है जो इदलिब के आसमान पर उड़ान भर रहे थे और इनका टारगेट थे हयात तहरीर अल शाम के वो लड़ाके विद्रोही जिनके कब्जे में पूरा प्रांत है। और ये वीडियो मध्य अलेप्पो का है, जहां रूस ने हवाई हमले में बारूदी तबाही मचा दी। हालांकि खबर यह भी है कि इस हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा खबर यह भी है कि तुर्की के प्रॉक्सी ने भी रूसी फोर्स पर हमले किए हैं, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कार्रवाई के रूप में सीरिया में तैनात रूस के कमांडर को बर्खास्त किया गया है। तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि विद्रोहियों ने कई रूसी सैनिकों को खत्म कर दिया है, जिसे रूस लापता बता रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर विद्रोहियों ने जारी की है, जिसमें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पंचर पर कब्जा दिखाया गया है। इसके अलावा ईरान के अबाबिल 3 ड्रोन्स को भी सीरियाई विद्रोहियों ने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन ना तो कोई कमजोर है ना ही ताकतवर साबित हो रहा है, इसलिए युद्ध की यह आग और भड़कने के आसार हैं, जिसका एक प्रमाण यह भी है कि तुर्की और सीरिया के बीच बातचीत की कोशिश शुरू हुई है
लेकिन मध्यस्थ ईरान को असद सरकार ने शरणार्थी मुद्दे पर रियायत देने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अलेपो में दर्जनों सैनिकों का सरेंडर, अल कायदा ब्रिगेड के हवाले सैनिकों को फांसी दे सकते हैं विद्रोही। أسرى من جنود عصابات الأسد। साल 2011 में सीरिया में गृहयुद्ध की चिंगारी भड़की थी, जिसने देखते ही देखते बड़े विद्रोह की शक्ल अख्तियार कर ली। आज सीरिया को जलते 13 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। हालांकि इस बीच कुछ वक्त के लिए शांति भी रही, लेकिन बीते एक हफ्ते से एक बार फिर सीरिया में युद्ध जारी है। जंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि सीरिया में हथियारों और बारूद की कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि बारूद कहां से आ रहा है? आखिर सीरिया में मौजूद विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई कर कौन रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 15 मार्च 2011, जगह सीरिया। मिडल ईस्ट के मध्य में मौजूद सीरिया में अचानक प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्साई भीड़ शहर की सड़कों पर उतर आई। लोगों का यह गुस्सा बशर अल असद सरकार के खिलाफ था। इदलिब से लेकर अलेप्पो और रक्का तक लोग सरकार के विरोध में हंगामा कर रहे थे। लेकिन साल भर के अंदर ये प्रदर्शन बारूदी हो गए। 2012 खत्म होते होते सीरिया में हथियारबंद विद्रोही गुट उठ खड़े हुए और देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। सीरिया में शुरू हुए इस गृह युद्ध को तकरीबन 13 साल गुजर चुके हैं। अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की दखलंदाजी के बाद भी आज तक सीरिया की धरती शांत नहीं हुई। सवाल है, बीते 13 साल से जारी जंग के लिए हथियार कहां से आ रहे हैं? विद्रोही गुटों को जंग लड़ने की ताकत कौन दे रहा है? क्या सीरिया को जानबूझकर बारूदी आग में झोंका जा रहा है? इन सवालों की एक बड़ी वजह सीरिया की जंग से आ रही तस्वीरें हैं, जिनमें विद्रोही गुटों को ऑटोमेटिक गन से लेकर टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर तक से लड़ते देखा जा सकता है। इन हथियारों के दम पर वो असद की सेना को तेजी से पीछे धकेल रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सीरिया में हथियारों की कोई कमी नहीं। सीरिया की धरती को सुलगाने में एक या दो देश नहीं, बल्कि 9 से ज्यादा देश शामिल हैं। एक गुट रूस का है जो असद सरकार का खुला समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित देश हैं जो विद्रोही गुटों को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। दरअसल सीरिया में रूस के 3 एयरबेस हैं, जबकि एक नेवल बेस मौजूद है। यहां रूस के 4000 से ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। इन बेस पर रूस के बड़े हथियार गोदाम हैं। दावा है कि सीरियाई सेना को रूस इन्हीं गोदामों के जरिए हथियार सप्लाई करता है। रूस के साथ ही ईरान से भी सीरियाई सेना को हथियार मिलते रहे। ईरान इराक के रास्ते सड़क मार्ग से असद सरकार को हथियारों की सप्लाई करता है, जिसके दम पर सीरियाई सेना विद्रोहियों से जंग लड़ती आ रही है। ईरान और रूस असद सरकार के समर्थक हैं, ये दुनिया जानती है। और ये भी किसी से छिपा नहीं कि ये दोनों देश सीरियाई सेना को हथियार मुहैया करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सीरिया के विद्रोही गुटों को लेकर है। सवाल है कि एचटीएस, अमेरिका समर्थित आईएसआईएस और अल कायदा को सीरिया में हथियारों की सप्लाई कौन और कैसे कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं। और 27 नवंबर 2024 से पहले सीरिया के नक्शे में नजर आ रहे इस लाल रंग वाले हिस्से पर असद सरकार का पूरी तरह कंट्रोल था।
वही हरे रंग वाले हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा था, जिसमें HTS, अल कायदा जैसे संगठन शामिल हैं। वही पीले रंग वाले हिस्से पर SDF यानी कुर्द लड़ाकों की सत्ता काबिज थी। विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके में ही अमेरिका के दो सबसे बड़े बेस मौजूद हैं। पहला है अल तन्फ बेस और दूसरा है शादादी बेस, जहां भारी संख्या में अमेरिकी हथियार मौजूद रहते हैं। दावा है कि इन्हीं बेस के जरिए अमेरिका विद्रोही गुटों को हथियार मुहैया करवाता है। विद्रोही गुटों का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर सीरिया के उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद है। यहां मौजूद तुर्की सीधे ट्रकों के जरिए HTS और अल कायदा को हथियारों की सप्लाई करता है। विद्रोही गुटों का तीसरा बड़ा हथियार सप्लायर इजराइल है। इजराइल जॉर्डन के रास्ते सड़क मार्ग के जरिए सीरिया तक हथियार पहुंचा रहा है। सीरिया में मौजूद विद्रोही गुटों के चौथे बड़े सप्लायर कतर, UAE और सऊदी अरब हैं। ये सभी अमेरिका के मित्र देश हैं। साथ ही इनका ईरान के साथ भी 36 का आंकड़ा है। ऐसे में ये सभी देश सड़क के जरिए ट्रकों में लाद कर विद्रोही गुटों को हथियार पहुंचाते हैं। दरअसल आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिकी सेना ने ही असद सरकार विद्रोही गुटों को हथियार दिए और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 तक अमेरिका ने विद्रोही गुटों को $100 करोड़ के हथियार सप्लाई किए थे। ये वही हथियार हैं जिनके दम पर HTS और अल कायदा जैसे विद्रोही गुटों ने असद सरकार की नाक में दम कर दिया और उसे बचाने के लिए रूस को सीरिया की जमीन पर सीधी एंट्री लेनी पड़ी। अमेरिका विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इस बात की पुष्टि रेबल्स के हाथों में मौजूद 25 से ज्यादा पश्चिमी देशों के हथियार भी करते हैं। विद्रोही गुटों के पास बड़ी संख्या में अमेरिकी M16 राइफल्स हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना की M240 मशीन गन, ब्रिटेन की विकर्स मशीन गन, अमेरिका के M26 ग्रेनेड, अमेरिका का M72 रॉकेट लॉन्चर, फ्रांस की मिलान एंटी टैंक मिसाइल, अमेरिका के BGM-71 एंटी टैंक मिसाइल। इसके अलावा अमेरिका का FIM-92 स्टिंगर मैन पैड भी विद्रोहियों के पास है। यह हथियारों की वो लिस्ट है जो सीरिया विरोधी गुटों के पास बीते 10 सालों से मौजूद है और वो इनसे लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं। 27 नवंबर के बाद सीरिया में एक बार फिर फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुकी। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने दोबारा विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। 29 नवंबर को सीरिया में मौजूद अमेरिका के अल शदादी बेस पर 3 कार्गो प्लेन उतरे थे। माना जा रहा है कि इन कार्गो प्लेन में विद्रोही गुटों के लिए हथियार लाए गए थे। सीरिया साल 2011 से सुलग रहा है, जहां खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, अगर कुछ है तो वो है घातक हथियार और बारूद, जिनकी यहां कोई कमी नहीं। और यही सीरिया की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। तो यूक्रेन को तबाह करने की समय सीमा रूस ने तय कर दी है और उससे आगे के लक्ष्य भी पुतिन ने नई युद्ध नीति बनाई है, जिसमें यूक्रेन के बाद किस दिशा में रूसी सेना कूच करेगी इसका पूरा प्लान बना लिया गया है। यानी यह तय हो चुका है कि यूक्रेन के सरेंडर के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं है। अगर नेटो बीच में आया तो यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन की तैयारी पूरी है। रूस के मंसूबों को देखते हुए नेटो ने बॉम्बर उन तमाम जगहों पर लगा दिए हैं जहां से रूस पर कुछ मिनटों में हमला किया जा सके। नेटो के इस कदम का मतलब है कि वो रूस पर पलटवार के लिए तैयार है। अब बस रूस की नई चाल का इंतजार है, क्योंकि रूस पहले यूक्रेन का सरेंडर कराएगा, फिर वो किस तरफ बढ़ता है ये सब कुछ पुतिन के ब्लूप्रिंट में छुपा है।
अगर नाटो को लग रहा है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा कब्जाने के बाद रूस युद्ध रोक सकता है, तो नाटो का यह सोचना उसके लिए अभिशाप बनने जा रहा है। क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन संहार के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं और उसके लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। पुतिन ने नए रक्षा बजट में 30% की बढ़ोतरी की है, जिससे नए हथियार और गोला बारूद बनाया जाएगा। इसके अलावा क्रेमलिन ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। वेपन फैक्ट्री में दिन रात हथियार बनाए जा रहे हैं। ईरान नॉर्थ कोरिया से हथियार मंगाए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा सैनिक भेजने के लिए पुतिन ने किम से कहा है। इसके अलावा बाल्टिक से लेकर काला सागर तक घेराबंदी की जा रही है। इस बीच पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर नाटो का रवैया नहीं बदला तो यूक्रेन के बाद यूरोप में रूस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। इस धमकी का सीधा मतलब है कि पुतिन ने तैयारी कर ली है, यानी कभी भी यूरोप में महायुद्ध का ट्रिगर दब सकता है। अभी का प्लान क्या है, यह समझिए। एक तरफ सर्दियों में यूक्रेन की तबाही का प्लान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ कुर्स्क को खाली कराने के लिए क्रेमलिन ने नए सिरे से रणनीति बनाई है, जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। साथ ही ड्रोन हमले और ज्यादा करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों तक रसद और गोला बारूद पहुंचाने के सारे रूट ब्लॉक कर दिए हैं। यूक्रेनी बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की है। पुतिन की तैयारी है कि ट्रंप की ताजपोशी से पहले यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा कर लिया जाए, जिससे ट्रंप से डील में आसानी हो। रूस को दूसरा फायदा यह होगा कि नेटो का पूरा फोकस यूक्रेन को बचाने पर होगा और इस दौरान पुतिन बाल्टिक में दायरा बढ़ा सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के बाद जो टारगेट फिक्स किए हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इसके बाद नॉर्डिक देशों पर भी हमला किया जा सकता है, यानी नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। जबकि इसके अलावा पोलैंड, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और रोमानिया भी टारगेट पर हैं। यानी रूस ने यूरोप में हर तरफ घेराबंदी तेज कर दी है, जहां वो अपने सैनिकों को जल्द से जल्द भेज सकता है। हालांकि रूस हमले के लिए मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए उसने ईरान और नॉर्थ कोरिया से भी मिसाइल मंगाई है, जबकि खुद भी नई मिसाइलें तेजी से बना रहा है। पुतिन के प्लान को लेकर नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। अब उन नेटो बेस को हाई अलर्ट पर डाला जा रहा है जो रूस के पास पड़ते हैं। फिनलैंड में अमेरिका ने बॉम्बर भेजे, यानी अगर रूस हमला करता है तो उस पर तुरंत जवाबी हमला किया जा सके। हालांकि अभी अमेरिका जो तैयारी कर रहा है वो बाइडेन शासन के निर्देश पर हो रही है। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यूरोप में युद्ध की आग भड़केगी या फिर यूक्रेन के सर्वनाश पर रूस रुक जाएगा। हालात जो भी रहे, लेकिन रूस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। रूस के नए बजट में रक्षा बजट को बढ़ाया जाना इसी का संकेत है। इसके अलावा रूस में हुए एक सर्वे के मुताबिक रूस में करीब 40% लोग मानते हैं कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि विरोध करने वालों की संख्या 45% है, जो जून में किए सर्वे में 52% थी। यानी यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए सहमति जताने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यानी रूस के लोग पुतिन के साथ हैं, इसलिए रूस ने युद्ध नीति बदली है।
अभी नवंबर में ही रूस ने 2500 ड्रोन अटैक और 350 मिसाइल अटैक किए। अब रूस पूरी ताकत से यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर हमले कर रहा है, जिससे रूस जल्द से जल्द यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलकर एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सके। खार्किव में पिछले 24 घंटे में 9 बड़े हमले किए गए। कई इलाकों में भीषण जंग जारी है, जिसमें वोवचांस्क और लोपान शामिल है, जबकि कुपियांस्क में 7 हमले किए हैं। कुपियांस्क के लोजोवा और जागरीजोव में भारी तबाही हुई है। चार्सेवियार के पास 16 हमले किए गए, जिसमें यूक्रेन के कई आर्म्ड व्हीकल कबाड़ हो गए, जबकि तोरेस्क में 10 घंटे से ज्यादा समय से भीषण जंग जारी है। रूसी फौज और यूक्रेनी सैनिक अभी भी आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। रूस ने हमले के लिए ज़ेपोरिज़िया में युद्ध की अलग रणनीति बनाई। इसी तरह कुर्स्क में भी रूस हमलावर हो चुका है। यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा है। इस दौरान एक आर्म्ड कार से हथियार भी बरामद किए गए। रूस के निकोलेव इलाके में स्कंदर मिसाइल गिरी, जिससे एयर डिफेंस पोस्ट तबाह हो गई। इसके अलावा आधी रात में 16 ड्रोन हमले किए गए। हालांकि यूक्रेन ने भी जवाबी हमले किए, जिसमें नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है उसके डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन यूक्रेन अभी रुका नहीं। रूस का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब क्रेमलिन ने जो रणनीति बनाई है, उसमें 1-2 महीने में यूक्रेन का आत्मसमर्पण तय माना जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाटो देशों पर रूस हमला कर सकता है। इस खतरे को भांपते हुए नाटो ने आर्कटिक में रूसी बेस पर निगरानी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस अमेरिका के एक वॉर जोन में होने की वजह से दुनिया की निगाह अब सीरिया पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो वॉर जोन पहले से सुलग रहे हैं उनकी आग शांत हो रही है, बल्कि उन वॉर जोन्स में भी मोर्चा संभालने के लिए नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। जैसे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हूती एक नया संकट बनकर उभर रहा है, और जिस संकट की बात यहां हो रही है वो सामान्य नहीं है, बल्कि विनाश को आमंत्रण देने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। हूती ने दागी मिसाइल, टारगेट यूएस इजराइल। गाजा लेबनान के वॉर जोन में अभी शांति स्थापना भी नहीं हुई कि एक बार फिर इस जंग को भड़काने के लिए यमन की एंट्री हो गई है। और एंट्री ऐसी हुई कि एक साथ इजराइल और अमेरिका टहल गए। खबर चौंकाने वाली, लेकिन सोर्स इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं, जिसमें वॉर जोन बना है वो समंदर जिसे लाल सागर के नाम से जाना जाता है। और अगर यह सच है तो फिर मिडिल ईस्ट में सुलगी बारूदी चिंगारी अब ज्वाला में तब्दील होने जा रही है, यानी एक पूरा क्षेत्र बारूदी जोन के रूप में युद्ध के सायरन से गूंजने वाला है। लेकिन प्रश्न है कि ऐसा क्या हुआ जो यमन की तबाही का कारण बन सकता है। दरअसल यमन के अंसार अल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिका के 3 मालवाहक जहाज के साथ नौसेना के डिस्ट्रॉयर को भी निशाना बनाया है, और बकायदा इनके नाम भी बताए हैं, जिनमें स्टेना इम्पेकेबल, मेरसक साराटोगा और लिबर्टी ग्रेस शामिल है। दावे के तहत अमेरिका के खिलाफ इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी विद्रोही संगठन हूती को मिली है।
जिसने ऑपरेशन में 16 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया है। इसके अलावा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का भी दावा है। हालांकि इस संबंध में अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद हूती ने जंग की कमान संभाल ली है। और क्योंकि दावे के तहत ये मालवाहक जहाज इजराइल की मदद के लिए लाल सागर में आए थे, जिसे तबाह कर दिया गया है, और इसका एक संकेत है उसी वक्त पर इजराइल पर हमले की कोशिश। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना ने यमन की एक मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया है। यह मिसाइल रविवार को दागी गई थी, जिसे सीमा में प्रवेश से पहले ही गिरा दिया गया। लेकिन खबर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इजराइल से मिली एक जानकारी यह भी है कि मिसाइल हमले को देखते हुए आईडीएफ के पैराट्रूपर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक चर्च के पास कुछ लोगों को निशाना बनाया, तो यमन के सशस्त्र बल ने खुद उस हमले को स्वीकार कर लिया। यमनी फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी के मुताबिक गाजा में हमले करके इजराइल ने अपराध किया है, इसलिए यमन ने इजराइल पर एक मिसाइल दागी है। हम आगे भी इजराइल के खिलाफ हमले तेज करेंगे। फिलिस्तीनी लड़ाकों के पक्ष में हमला हमारा फर्ज है। हालांकि इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दावा है कि यमन की मिसाइल तेल अवीव पर गिरी है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दावा यह भी है कि जो हमले हो रहे हैं उसमें मददगार ईरान है। हूती ईरान के प्रॉक्सी के रूप में मोर्चा संभाल रहा है, जिसकी पुष्टि इजराइल के एक दावे से होती है। और दावा यह है कि लेबनान में ईरान की भेजी गई मदद को इजराइल ने रोक दिया है। यह मदद एक प्लेन के जरिए पहुंचने वाली थी, यानी अब इजराइल के खिलाफ रणनीति का अगला चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ने का अंदेशा है, जिसकी वजह बना है ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग ते का अमेरिकी सैन्य बेस पर्ल हार्बर का दौरा। हालांकि लाई चिंग ते पैसिफिक जोन की यात्रा पर है, लेकिन अमेरिका के हवाई और गुआम बेस के दौरे ने जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ा दी है, जिसके बाद चीन ने अपने युद्धपोत और जेट ताइवान स्ट्रेट पे भेजकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि वो कभी भी ताइवान को कब्जे में लेने के लिए हमला कर सकता है। इस तस्वीर ने ड्रैगन की बौखलाहट बढ़ा दी है। यह तस्वीर अमेरिका के हवाई से आई है, जहां ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग ते दौरे पर है। उन्होंने पर्ल हार्बर हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर चीन के गुस्से को और बढ़ा दिया। जिसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है, यानी ताइवान स्ट्रेट में बारूदी जलजला आ सकता है। क्योंकि चीन ने ताइवान के पास 7 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 15 फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसते देखे गए। यानी चीन ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग के हवाई पहुंचने पर तमतमाया हुआ है। हालांकि अभी लाई चिंग गुआम भी जाएंगे। दरअसल लाई चिंग दक्षिणी प्रशांत महासागर इलाके के दौरे पर है। लाई चिंग ते प्रशांत महासागर में स्थित स्वशासित द्वीप के 3 राजनयिक सहयोगी मार्शल द्वीप, तुवालू और पलाऊ की यात्रा के लिए 1 सप्ताह की यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान 2 दिनों के लिए हवाई और गुआम पर भी रुकेंगे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए लाई चिंग के इस दौरे का विरोध कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ एक रक्षा सौदे को मंजूरी देकर चीन की बौखलाहट और बढ़ा दी है।
2 दिन पहले ही अमेरिका ने $385 बिलियन के रक्षा सौदे को मंजूरी दी, जिसमें F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदे जा सकेंगे, साथ ही संचार प्रणाली भी। अब चीन की तरफ से कहा गया है, अगर अमेरिका साउथ चाइना सी में शांति बनाए रखना चाहता है तो उसके लिए ताइवान मुद्दे पर गंभीर रहना होगा, साथ ही ताइवान की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से विरोध करना होगा और चीन के शांतिपूर्ण एकीकरण का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। यानी चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान को उसका हिस्सा माने, जबकि अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे चुका है। यही वजह है कि ताइवान के प्रेसिडेंट के दौरे को लेकर चीन की बौखलाहट सामने आ रही है, जबकि ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ने कहा है, 这次出访是开创价值外交的新时代，民主、和平、繁荣是国人的期待，也是我身为总统必须要积极去推展的价值。我将跟友邦朋友以民主、和平与繁荣的价值持续拓展合作，深化伙伴关系，让世界看见台湾不仅仅是民主典范，也是促进全球和平稳定、繁荣发展的关键力量。 ताइवान ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो स्वतंत्र राष्ट्र है और इसी तरह अपना दायरा बढ़ाता रहेगा, क्योंकि अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। दोनों देशों का गठबंधन ही ड्रैगन के गुस्से की वजह है। अब चीन ने ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, यानी आने वाले वक्त में साउथ चाइना सी में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अफ्रीकी देश गिनी से एक खौफनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई। सवाल है, खेल के मैदान में हिंसा भड़कने की वजह क्या थी? कोई दीवार कूदकर भाग रहा है, कहीं बीच मैदान कई लोगों के बीच कुश्ती जारी है, तो कहीं सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें अफ्रीकी देश गिनी की है, जहां एक फुटबॉल मैच जंग का मैदान बन जाएगा और ये जंग 100 लोगों की जान ले लेगी। इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। दरअसल 1 दिसंबर के दिन गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एंजेरा कोरे में फुटबॉल मैच था। ये मैच लाबे और एंजेरा कोरे फुटबॉल टीम के बीच खेला गया। मैच के दौरान रेफरी ने एक फैसला सुनाया, जिसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ गए। झगड़ा होते देख दर्शक भी मैदान में घुस गए और हिंसा शुरू हो गई। दोनों फुटबॉल टीम के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सी और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख कुछ लोग स्टेडियम की दीवार कूदकर भागने की कोशिश करते देखे। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाद इस कदर बढ़ गया कि हिंसा शहर की सड़कों पर भी देखने को मिली। लोगों ने एंजेरा कोरे पुलिस स्टेशन में भी तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।